Hello everyone. So in today's lecture learners, we are going to revise some provisions of Indian Contract Act. जैसे आपके महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, so this video is helpful for that, as well as this video is helpful for other state judiciary exams also. So before I start with the lecture learners, you can just follow me on the Telegram channel. Link and details आपको description box में मिल जाएंगी. Apart from this, at 1:15 you have a special class on Unacademy app on Indian Contract Act. ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग द कोड वीबी लॉ. अगर आप ये कोड फिल करोगे आप इस क्लास को जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस. सो आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज फ्रॉम सेक्शंस 124. सो 124 सेक्शन डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इसमें डिफाइन किया गया है. So this says a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him. एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है सेव करने के लिए दूसरे को लॉस से बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू इंडेमनीफाई बी कि वो बी को इंडेमनीफाई करेगा किस चीज के रिगार्डिंग, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग. अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं कोई भी प्रोसीडिंग्स के जो सी कर सकता है बी के अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम 200 रुपीज. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन ने, दैट इज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने प्रॉमिस किया सेव करने के लिए बी को फ्रॉम द लॉस, जो भी उसको लॉस होता बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. What are the rights of indemnity holder when sued? So indemnity promise in a contract of indemnity is entitled to recover from the promisor. So indemnity holder जो है, ठीक है, that जो promise अगर कोई करता है contract of indemnity में, that is entitled to recover, वो promisor से recover कर सकते हैं कोई भी damages जो उसको compel किए गए हैं पे करने के लिए in any suit. सारी कॉस्ट उसको कंपेल की गई है पे करने के लिए इन एनी सच सूट. सारे सम्स जो उसने पे किए हैं which he may have paid under the terms of any promise of any such suit. So right of indemnity holder when sued, all damages which he may be compelled to pay in any suit, all costs which he may be compelled to pay in any such, all sums, सारे sums जो उसको which he may have paid under the terms of any promise of any such suit. Next is your section 126. 126 सेक्शन जो है दिस डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर. तो ये हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है एंड क्रेडिटर कौन होता है. तो बिफोर वी डिस्कस दिस लर्नर्स, देयर इज अ स्पेशल न्यूज फॉर यू, दैट इज महाराष्ट्र जुडिशरी का रैपिड रिवीजन बैच अनअकैडमी पे इंट्रोड्यूस हुआ है. दिस इज ओनली अवेलेबल एट 14,000 रुपीज. अगर आप ये कोड यूज करते हो आपको ये और भी चीपर प्राइस पे अवेलेबल होगा. इसमें सारा आपका प्री का सिलेबस कवर करवाया जाएगा. दिस इज द सेल्फ प्लेस्ड रिकॉर्डेड बैच, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच एंड यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर योर महाराष्ट्र जुडिशरी एज दिस इज कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. Give me a second. So we were studying what is a contract of guarantee. A contract of guarantee क्या होता है? This is a contract to perform the promise. एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए थर्ड पर्सन की, कि अगर कोई भी वो डिफॉल्ट करता है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो पर्सन जो गारंटी देता है उसको हम श्योरिटी कहते हैं. जिसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी जाती है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, उसको हम प्रिंसिपल डेटर कहते हैं. एंड द पर्सन जिसको गारंटी दी जाती है, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज नोन एज क्रेडिटर. तो जो पर्सन गारंटी देता है दैट इज श्योरिटी. जिसके लिए गारंटी दी जाती है, द पर्सन जिसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी जाती है, दैट इज प्रिंसिपल डेटर. एंड जिसको गारंटी दी जाती है दैट इज क्रेडिटर. तो गारंटी ऑरल भी हो सकती है, दैट कैन बी रिटन ऑल्सो. गारंटी कैन बी ऑरल ऑल्सो, गारंटी कैन बी राइटिंग ऑल्सो. Consideration for guarantee: anything done or any promise made
अगर कोई भी चीज की जाती है, कोई प्रॉमिस किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, दैट मे बी अ सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी. So to understand this, let's take an example. A sells and delivers goods to B. A सेल करता है, B को गुड्स डिलीवर करता है. C बाद में जो है बिना कंसिडरेशन के agrees to pay for them in default. This agreement is void. ये जो agreement है ये void है because यहाँ पे कोई consideration ही नहीं. So there may be anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor. That may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. Surety is liability. The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor. जो को श्योरिटी है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के साथ. कंटिन्यू गारंटी. सो अगर कोई गारंटी एक्सटेंड करती है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेके, उसको हम कंटिन्यू गारंटी कहते हैं. अगर कोई कंटिन्यू गारंटी है उसको रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम पे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेके क्रेडिटर को नोटिस देके, ठीक है, बिकॉज गारंटी किसको दी जाती है, क्रेडिटर को. So अगर कोई गारंटी देता है, if I am giving a guarantee so to a series of transactions, so then I can revoke that guarantee at any time as to future transactions by giving notice to the creditor. This is what is dealt under your section 130. This says a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transactions by notice to the creditor. Revocation of continuing guarantee by surety step. The death of surety, अगर surety की death हो जाती है in the absence of any contract to the contrary, as the revocation of continuing guarantee, that is इससे क्या होगा कि continuing guarantee जो है वो revoke हो जाएगी regarding the future transaction. तो अगर surety की death हो जाती है, ठीक है, that is a revocation of a continuing guarantee in regard to the future transactions. If there is any change in the contract, अगर कोई भी वेरिएंस आता है मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, वो डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को एज टू द ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस. तो एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, कोई भी अगर चेंजेस आते हैं बिना श्योरिटी के कंसेंट के between the principal debtor and the creditor, that will discharge the surety as to the transaction that is subsequent to the variance. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल. ये कहता है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जिससे कि प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गए. तो अगर प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो गया, दैट मीन्स कि श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज. या फिर कोई एक्ट या ओमिशन कर दिया क्रेडिटर ने, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये है कि दैट हैज डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर. किसने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, दैट मीन्स द श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज. To understand this, let's say an example. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर ए फिक्स्ड प्राइस कि वो एक हाउस बिल्ड करेगा B के लिए विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. व्हाट A did, A कॉन्ट्रैक्टेड विद B एक फिक्स प्राइस पे दैट ही विल बिल्ड अ हाउस फॉर B, कि B के लिए एक हाउस बिल्ड करेगा एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम. B को जो है उसको जो भी टिम्बर लगेगा वो उसको सप्लाई करना पड़ेगा. C गारंटी देता है, C ने वहां पे C इज द श्योरिटी, उसने गारंटी दी कि रिगार्डिंग द केस परफॉर्मेंस ऑफ द. B ने अब यहाँ पे टिम्बर ही नहीं सप्लाई किया, दैट मीन्स ही हैज कमिटेड एन ओमिशन. देन अगर उसने टिम्बर ही नहीं सप्लाई किया, दैट मीन्स कि श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अंडर योर सेक्शन 134. तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, C इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप. Further is 136. This says surety not discharged when agreement made with third person to give time to the principal. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने का, दैट इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन के साथ, ना कि प्रिंसिपल डेटर के साथ, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज सिर्फ टाइम दिया गया है वहां पे. प्रिंसिपल डेटर इज नॉट डिस्चार्ज, सो दैट्स व्हाई श्योरिटी इज ऑल्सो नॉट डिस्चार्ज. Creditor's forbearance to sue does not discharge the surety. Mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to ensure any other remedy against him does not, in the absence of any provision, discharge the surety. That means कि अगर
क्रेडिटर जो है, ठीक है, वो अगर सपोज उसने 1 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ था कि 1 साल के टाइम पीरियड में जो है आपने ये डेट वापस करना है, एंड किसी ने गारंटी दे रखी थी कि हाँ ये वापस कर दे। अब क्रेडिटर ने 1 साल के बाद उसको 1 साल का और टाइम पीरियड दे दिया, वो पेएबल हो गया, उसने कुछ नहीं किया। तो दैट मीन्स अगर मेयर फोरबियरेंस होती है क्रेडिटर के पार्ट में कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करता, तो दैट डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, वो श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं कर देता है। दिस इज योर सेक्शन 136। दिस फर्दर सेज दैट रिलीज ऑफ वन पोस्ट श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज। जहां पे पोस्ट श्योरिटीज होती है, वेयर देयर आर पोस्ट श्योरिटीज आर रिलीज्ड बाय द क्रेडिटर, अगर एक क्रेडिटर रिलीज कर देता है बाय ऑफ वन ऑफ देम, डज नॉट डिस्चार्ज दैट, वो अब बाकियों को डिस्चार्ज नहीं कर देता है। नीदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर श्योरिटी। तो एक उसमें एक से ज्यादा श्योरिटीज भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा पर्सन भी श्योरिटी दे सकते हैं। अगर क्रेडिटर एक को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए ने बी से पैसे लिए, इसके रिगार्डिंग एक्स वाई जेड ने जो है श्योरिटी दी, अब पोस्ट श्योरिटीज हो गई। तो अगर बी ने जेड को डिस्चार्ज कर दिया, दैट डज नॉट डिस्चार्ज एक्स एंड वाई, वो एक्स एंड वाई को नहीं डिस्चार्ज कर देता। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 130। So I'm just making you revise the important ones. Rest you can read or you can just follow me on Unacademy app learners for your full revision on Indian contract. Guarantee obtained by misrepresentation in one. This says section 142 and 143 deals with कि अगर any guarantee, कोई भी guarantee which has been obtained by misrepresentation, अगर कोई भी guarantee misrepresentation से obtain की गई है, और एनी गारंटी जो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट से ऑब्टेन की गई है, ठीक है, दैट इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अगर कोई भी गारंटी है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन किसने की? क्रेडिटर ने, जिसको गारंटी दी जाती है इस नॉलेज के साथ, विद हिज नॉलेज एंड असेंट concerning a material part of the transaction, then that guarantee is invalid. Similarly, if any guarantee is given which the creditor has obtained, जो क्रेडिटर ने ऑब्टेन की है साइलेंट रह के मटीरियल सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड अंडर योर सेक्शन 140। Further, 144 section says that guarantee on part that creditor shall not act on it until co-surety. So where a person gives guarantee upon a contract, अगर कोई पर्सन जो है गारंटी देता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक कि दूसरा पर्सन एज ए कोई श्योरिटी नहीं ज्वाइन कर लेता। अगर कोई पर्सन है, सपोज आई एम गिविंग अ गारंटी, सो आई एम सेइंग कि क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा अनलेस सम एक्स पर्सन जॉइंस एज ए को श्योरिटी। सो गारंटी इज नॉट वैलिड, गारंटी तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक दूसरा पर्सन जो है ज्वाइन नहीं कर लेता। कोई श्योरिटीज लायबल है कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें। सो अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन कोई श्योरिटीज हैं सेम डेट के लिए, सेम ड्यूटी के लिए, इधर जॉइंटली और स्वेयरली, या सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, वेदर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, तो द कोई श्योरिटीज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगे? दे आर लायबल टू पे ईच एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेट और दैट पार्ट ऑफ विच इट रिमेन्स अनपेड बाय द प्रिंसिपल डेट। तो वो इक्वल अमाउंट जो है शेयर करेंगे। हाँ, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम कि ये जो है 10% पे करेगा, ये 20% पे करेगा, दिस विल पे 30% और दिस विल पे दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट, then that is a different thing. Otherwise the co-sureties are liable to contribute equally under your section 140. So this says A, B, C are sureties to D. A, B, C जो हैं वो sureties हैं D को for the sum of 3000. इसके लिए 3000 रुपए के लिए that is lent to E. E makes default in payment. E जो है default कर देता है payment. A, B, C are liable as between themselves to pay 1000. तो ए बी सी क्या है? दे आर श्योरिटीज टू डी, वो श्योरिटीज हैं डी को, इसके लिए फॉर ए सम ऑफ ₹3000, 3000 रुपए के लिए जो ई को लेंट किए गए हैं। ई ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। नाउ ए बी सी आर लाइबल, ए बी सी लाइबल है, वो 1000 रुपए पे करेंगे, वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 146। दिस सेज लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंस। So co-sureties which are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations.
तो अगर वो डिफरेंट सम्स में बाउंड है, लाइक आई ऑलरेडी गेव यू एन एग्जांपल कि दिस विल पे, इसके लिए भी हम एक इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं। ए बी सी सपोज श्योरिटीज हैं, उन्होंने डी के लिए श्योरिटीज दी हैं, into three several bonds, each in different penalty, namely A in the penalty of 10,000 rupees, ये A ने कहा कि मैं 10,000 रुपए की श्योरिटी देता हूँ, B ने 20,000 रुपए की, C ने 40,000 रुपए की। तो D makes default to the extent of 40,000, D ने डिफॉल्ट किया 40,000 रुपए का। Now how this will divided, A जो है वो पे करेगा 10,000 रुपए, B एंड C जो है वो कितना कितना अमाउंट देंगे, 15,000 ईच देंगे। So this says four sureties are bound in different sums are liable to pay equally, वो equally पे करेंगे as per the limits, जितने लिमिट्स हैं ठीक है उसको लेके जो है वो इक्वली पे करेंगे। तो 10,000 रुपए उसने पे कर दिए, उनका अमाउंट ज्यादा था तो उस हिसाब से जो है उनमें डिवीजन होगी। Further is bailment sections, this is very important. 148 defines what is bailment, bailer, bailee, so ये हमें इसमें दिया हुआ। So bailment is what? Bailment is the delivery of goods by one person to another. Bailment क्या है? एक गुड्स की डिलीवरी है जो एक पर्सन दूसरे को करता है किसी पर्पस के लिए, कि जब वो पर्पस एकम्प्लिश हो जाएगा वो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे या फिर वो गुड्स डिस्पोज ऑफ की जाएंगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग द। तो द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है वो बेलर है। द पर्सन whom they are delivered, जिसको डिलीवर की जाती है दैट इज बेल। तो व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट का मतलब है कि गुड्स किसी पर्सन को डिलीवर कर दी गई कि ये जब अकम्प्लिश हो जाएगा तो आप ये गुड्स डिस्पोज रिटर्न कर दोगे, या बेलर ने बोला कि आप ये गुड्स जो है इस तरह से इनको डिस्पोज ऑफ करोगे, सो दैट इज बेलमेंट। सो जो पर्सन, इफ आई एम डिलीवरिंग द गुड्स एंड आई एम द बेलर and to whom I have delivered the goods, that is the bail. Delivery to bailee how made? So delivery to the bailee may be made by doing anything, कोई भी चीज करने से जिससे क्या है कि जो पोजेशन है आप बेली को दे दो। So that may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended sale or of any person authorized to hold them on his behalf. It is the duty of the bailer to disclose the default in the goods paid. This is very important. If I have bailed the goods and I know that there is some default in the goods, then it is my duty to reveal that that there is some default in the goods. अगर मैंने वो default नहीं disclose किया, then I am responsible for the damages that will arise from that. For example, A ने जो है अपना horse lend कर दिया, जो उसको पता था दैट इज विशियस टू बी, उसने ये जो डिफॉल्ट था उसने डिस्क्लोज नहीं किया बी को। हॉर्स ने क्या किया था, हॉर्स वहां से भाग गया, बी गिर गया एंड बी को इंजरी लगी। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बेलर कौन है यहाँ पे? ए। तो ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर द डैमेजेस दैट इज। फर्दर इज ए हायर्स द कैरियज ऑफ बी, ए एक कैरियज हायर करता है बी का, जो कैरियज है द कैरियज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, बी को उसके रिगार्डिंग नहीं पता, ए को इंजरी हो जाती। द कैरियज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड। बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी, बी रिस्पॉन्सिबल है ए को लेके इस इंजरी। तो दिस सेज कि अगर कोई गुड्स हायर करता है, ठीक है, इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर, बेलर रिस्पॉन्सिबल है ऐसे डैमेज के लिए, ये मैटर नहीं करता कि उसने फॉल्ट जो है उसने डिस्क्लोज किया या फिर नहीं किया, सॉरी कि उसको पता था या नहीं पता था कि गुड्स में डिफॉल्ट। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods paid. Further is section 151. This says that care to be taken by the bail. So in all cases of bailment, जितने भी cases हैं bailment की, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to them as a man of ordinary prudence would. जो एक पर्सन अपनी गुड्स की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में केयर करता, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, तो उतनी ही केयर एक बेली को गुड्स जो बेल की गई है उसकी रखनी होती है।
बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग्स। जो बेली है वो लायबल नहीं है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन ऑफ द गुड्स पेड। अगर उसने उतनी ही केयर की है जितनी वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कोई भी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उन गुड्स का टेक केयर करता, देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, इफ देयर इज कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है बेलर और बेली के बीच में, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट। अगर बेली है, ठीक है, कोई एक्ट हुआ है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे इनकंसिस्टेंट है, देन बेलर जो है कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को हायर पे जो है फॉर हायर उसने एक हॉर्स दिया राइडिंग के लिए, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरियज, उसने तो राइडिंग के लिए दिया था पर इसने कैरियज के लिए यूज किया, तो दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द ए इज whom, ए इज बेलर। तो ये बेलर के ऑप्शन पे है कि वो कभी भी इस बेलमेंट को जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स पेड। दिस सेज इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स पेड। अगर जो बेली है वो कोई भी यूज करता है जो गुड्स उसने बेल की हैं, जो भी उसने गुड्स दिए हैं, जो भी गुड्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ बेलमेंट नहीं होती, देन ही इज लायबल, वो लायबल है, उसको कंपनसेशन देनी होगी बेलर को अगर कोई भी डैमेज होता है गुड्स के उस यूज से करने के लिए। 155, 156 एंड 157 डील्स विद मिक्सचर। ये कहता है कि अगर बेली बेलर की गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी गुड्स के साथ, देन क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो गुड्स को मिक्स कर देता है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर बिना बेलर के कंसेंट के ऑफ हिज गुड्स विद द बेली। इफ he mixes the, तो बेलर एंड बेली shall have an interest in proportion to their respective share in the mixture thus produced। तो बेलर एंड बेली का जो है उनका जो भी शेयर था उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी मिक्सचर प्रोड्यूस होगा उसमें वो that will be divided। फर्दर दिस सेज इफेक्ट ऑफ मिक्सचर बिना बेलर के कंसेंट के, जहां पे गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है। दिस सेज अगर गुड्स मिक्स होगी एंड गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है एंड तो गुड्स को सेपरेट करके, ठीक है, गुड्स को सेपरेट किया जाएगा एंड उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे सेपरेशन करने के लिए या फिर डिवीजन करने के लिए या फिर अगर कोई डैमेज अराइज होता है मिक्सचर से, तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। So if the bailey without the consent of the baler mixes the goods of the baler with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remains in the parties respectively, but the bailey is bound, bailey bound hai to bear the expense of separation or division and any damage that is arising from the mixture. Next is effect of mixture without baler's consent when the goods cannot be separated. This says that if the bailey without the consent of the baler, अगर जो बेली है बिना बेलर के कंसेंट के अगर वो मिक्स कर देता है बेलर की गुड्स को अपनी खुद की गुड्स के साथ, मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स इन सच ए मैनर, ऐसे मैनर में दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स, ये इम्पॉसिबल है गुड्स को सेपरेट करने, then the baler is entitled to be compensated by the bailey for the loss. 156 में हमने क्या देखा कि गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है। दिस सेज कि जहां पे गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है गुड्स को सेपरेट करना, तो बेलर को जो है बेली को तो बेलर जो है कंपनसेशन ले सकता है बेली से जो भी गुड्स के लॉस से भी। Further, 158 section says that repayment by baler of necessary expense. So, whereby the conditions of the bailment, the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailey for the baler, and the bailey is to receive no remuneration. The baler shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of. ये कहता है कि अगर जो बेलमेंट की कंडीशंस है उससे जो है उसके अकॉर्डिंग जो गुड्स हैं उनको रखना है या उनको कैरी करना है या कुछ भी है, एंड बेली
एंड बेली को कोई भी उसके लिए कोई भी रेन्यूमरेशन नहीं मिलनी है। तो बेली को नेसेसरी एक्सपेंसेस देने होंगे जो भी इनकर हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर द सेक्शन 150। फर्दर दिस इज रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेट्युitously। अगर कोई गुड्स ग्रेट्युitously किसी को दी है, द लेंडर ऑफ ए थिंग फॉर यूज में एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न इफ द लोन वाज ग्रेट्युitous even though he lent it for a specified time or but if on the faith of such loan made for a specified time। अगर किसी ने वैसे कोई लोन दे दिया, ग्रेट्युitously लोन दे दिया, ठीक है, बट वो स्पेसिफाइड टाइम या पर्पस के लिए दिया है, वो उसको वापस भी मांग सकता है। बट अगर उस लोन के फेथ के ऊपर उस स्पेसिफाइड टाइम या पर्पस के लिए जो सपोज मैंने लोन ले लिया किसी से, ठीक है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे को लोन दे दिया किसी ने, स्पेसिफाइड टाइम या पर्पस के लिए दिया, मैंने उस टाइम के लिए 2 महीने के लिए दिया। मैंने क्या किया कि बोरोअर हैज दैट द रिटर्न ऑफ द थिंग लेंट बिफोर द टाइम एग्रीड लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द लोन। तो इफ ऑन द फेथ ऑफ सच लोन, ऐसे लोन के फेथ के ऊपर स्पेसिफाइड टाइम के लिए बोरोअर ने, मैंने इस तरह से एक्ट किया कि जो टाइम एग्रीड है, ठीक है, अगर मैं उस टाइम से पहले उसको वापस कर देती हूँ तो मुझे लॉस होगा। दैट द रिटर्न ऑफ द थिंग लेंट बिफोर द टाइम एग्रीड वुड कॉज हिम लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट एक्चुअली डिराइव्ड बाय हिम फ्रॉम लॉन। एक्चुअल में जो मुझे बेनिफिट होना था उससे ज्यादा मुझे लॉस होगा। देन द लेंडर मस्ट इफ ही कंपेल्स द रिटर्न इंडेमनीफाई। देन अगर सी ने मुझे लोन दिया था तो वो मुझे इंडेमनीफाई करेगा जो भी मुझे लॉस होगा इससे। तो सी ने लोन दे दिया, ठीक है, सी हैज गिवन द लोन टू ई फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। 2 महीने पे लोन के लिए यकीन करके इसने क्या किया, इसने आगे इसको पैसे दे दिए, ठीक है, इसने आगे किसी काम के लिए पैसे दे दिए। अब इफ दिस इज डिमांडिंग बैक द मनी, देन अगर जो भी इसने अर्न करना था उससे ज्यादा तो उसको लॉस हो जाएगा अगर ये रिटर्न कर देंगे। अगर ये वापस मांगता है तो जो भी इसको लॉस होगा वो पैसे इसको पे करने होंगे। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 150। फर्दर इसमें इंपॉर्टेंट जो है, दिस इज अ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट जो है दैट इज टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट हो जाएगी अगर बेलर या बेली की किसी की भी डेथ हो जाती है। बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल। अब बेलर ने गुड्स बेल कर दी, सपोज ए ने अपनी काउ जो है बी की कस्टडी में दी, काउ ने काफ डिलीवर कर दिया ना। ऐसा नहीं है कि बी बोलेगा कि नहीं मैं तो काउ ही दूंगा, आपने तो मुझे काउ ही दी थी, उसको काउ के साथ साथ काफ भी उसको डिलीवर करना होगा। So this says the bailee is bound to deliver to the bailor according to the directions any increase or profit which may have occurred accrued from the goods paid. 169 section is very important in this. This says अगर कोई when a thing which is commonly the subject of sale is lost, अगर कोई गुड जो है वो लॉस हो गई है, ठीक है, एंड उसको द ओनर कैन नॉट बी, उसको डिलीजेंटली रीजनेबली उसको नहीं फाउंड किया जा सकता, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है जो भी लॉफुल चार्जेस हैं, फाइंडर ने जिसने भी उसको फाइंड किया है गुड्स को उसको पे करने के लिए मना कर देता है। जो फाइंडर है उसको सेल कर सकता है अगर उसको लगता है कि गुड्स खराब हो जाएंगी या अपनी ग्रेटर वैल्यू लूज कर देंगी, या फिर जो लॉफुल चार्जेस हैं फाइंडर के दैट अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, देन द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज एन अथॉरिटी कि वो गुड्स को जो है सेल कर सकता है। So you can just join the lecture at 1:15 learners on Indian Contract Act for your Maharashtra Judiciary exam. This will be a special free class. ये स्पेशल फ्री क्लास है, आप ये कोड यूज करके इसको जो है अनलॉक कर सकते हो। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। So before I end this lecture learners, अनअकैडमी पे जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाला है। So you can save up to 40% off on all subscriptions. This is a limited time period offer. So you can just use this code to avail this opportunity. बाकी लिंक एंड डिटेल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you so much learners. I'm just ending the session here.